ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की विकास और संभावनाओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रिहान और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव ललित बोहरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। नमस्कार। 21वीं सदी का भारत प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए सफलता के परचम लहरा रहा है। ये बदलता भारत है, ये नया भारत है, जहां नई नई संभावनाएं हैं, संभावनाओं को संभव करने की रणनीतियां हैं और उन रणनीतियों के सफल परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जब हम संभावनाओं की बात करते हैं, जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो ऊर्जा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ भारत सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान है। और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है और जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हासिल करने के कितने करीब हम पहुंच गए हैं। चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रिहान और भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव ललित बोहरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर रिहान, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब हम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं भी शुरू की गई हैं जो गेम चेंजर साबित हुई हैं, जिसमें एक है PLI स्कीम। आपके अनुसार कैसे इस योजना ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है? देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की जो अहमियत है वो आज के दौर में जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया इस कोशिश में है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोका जाए और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का उसको रोका जाए। उसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं, उसका बहुत अहम रोल है। क्योंकि हमारा जो बिजली का पूरा सिस्टम था वो जैसे पूरी दुनिया में था, कोयला जलाते थे और बिजली बनाते थे। लेकिन कोयला जला के बिजली बनाने के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब आप 1 यूनिट बिजली पैदा करते हो कोयला जलाकर, तो करीब करीब 850 ग्राम 850 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि बिजली आज के दौर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से हम शिफ्ट हो रहे हैं एक तरह से कोयले से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी की तरफ। अगर मैं सोलर की बात करता हूं तो 2014 में कोई 2 गीगावाट के करीब हमारे पास सोलर एनर्जी की कैपेसिटी थी पूरे देश में। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि हम वॉट में बोलते हैं बिजली को, और हम घर में, हमारे ऑफिस में जो कंजप्शन होता है हम वॉट में, किलोवाट आवर में कहते हैं। तो 1000 वाट से 1 किलोवाट होता है और 1000 किलोवाट से 1 मेगावाट और 1000 मेगावाट से 1 गीगावाट। तो यानी 2000 मेगावाट के करीब हमारे पास 2014 में था। उससे 3-4 साल पहले जाता हूं तो सिर्फ 10 मेगावाट था और आज हम करीब 95 गीगावाट के करीब, 95,000 मेगावाट के करीब हमारे पास ऑपरेशनल कैपेसिटी है सिर्फ सोलर की। और 100 गीगावाट के करीब ऐसी है जो अंडर पाइपलाइन, जिसका मतलब ये कि जो अंडर प्रोसेस है। तो हम 200 का आंकड़ा छूने वाले हैं अगले 1-1.25 साल के अंदर। और अगर मैं उसके साथ में हाइड्रो और विंड को जोड़ देता हूं तो अभी कुछ 1-1.5 महीना पहले हमने 200 गीगावाट का नंबर पार किया है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो दुनिया में बहुत कम देशों ने इसको किया। हमारा जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी दूरदर्शी स्कीम्स थी बहुत, और उनसे ये हमने अचीव किया है। इसमें फिर एक चैलेंज ये सामने आया कि जो पैनल्स हैं हमारे, वो मोस्टली हम इंपोर्ट कर रहे थे कुछ साल पहले तक। तो इसको देखते हुए ये एक कोशिश हुई कि नहीं, देश में इनके बनाने का सिस्टम पैदा होना चाहिए। तो ये जो स्कीम्स हैं जो आप बात कर रहे हैं, PLI स्कीम है, ये इसी तरफ है कि ये एनकरेजमेंट देना, प्रोत्साहन देना इंडस्ट्री को कि वो यहीं पर पैनल बनाए और फिर वो पैनल इस्तेमाल, उसके लिए इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया। और आज की तारीख में हम करीब, इसमें एक स्कीम भी है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें कि जो कंपनीज मॉडल सोलर पैनल्स बना रही हैं वो अप्लाई करती हैं और फिर वो उस लिस्ट में आ सकती हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो उसका टेक्निकल सपोर्टिंग एजेंसी है, हम उसे एग्जामिन करते हैं। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ वही पैनल्स लग सकते। तो इसमें कुछ सालों में बहुत तेज हमारी कैपेसिटी आई है और करीब 70 गीगावाट के करीब की
कैपेसिटी ऐसी है जो उस लिस्ट में मौजूद है आज। उसमें अब एक कदम आगे बढ़ते हुए हम सेल के ऊपर भी आ गए हैं। सेल की भी एक लिस्ट के लिए नोटिफिकेशन हुआ है। तो ये पीएलआई स्कीम जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में है। इसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी है। एक और अगर आप बात करेंगे आगे तो ग्रीन हाइड्रोजन, उसमें भी पीएलआई स्कीम है। तो ये पीएलआई स्कीम इनिशियल सपोर्ट देने के लिए कि जिस सेक्टर में यहाँ पे कैपेसिटी नहीं थी, इंडस्ट्री उसको करे, उसको सपोर्ट करने के लिए किया गया। उसके नतीजे भी दिखे हैं। आप आंकड़ों की बात कर रहे थे। मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार नवंबर 2024 तक कुल गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित स्थापित क्षमता 213.70 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की 187.05 गीगावाट की तुलना में 14.2% की महत्वपूर्ण वृद्धि है। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। वो ये कहते हैं कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व की राजधानी बनेगा। भारत अभी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी में वी आर लीडिंग, सो इट इज नॉट ओनली keenly watched by the world but also adopted by the several countries. India is not only witnessing the major change in its energy sector but also become the renewable energy capital of the world. Today India is one of the world's most promising nation in the clean energy space. ललित जी, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल सुपर पावर बनने की सोच रहे हैं। इसके पीछे आप किस तरह के बदलाव को देखते हैं और पिछले कुछ वर्षों की प्रगति को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है उसी की दिशा में कार्य करते हुए अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो सोलर के क्षेत्र में 2014 से लेकर के अभी तक जो हमारी ग्रोथ हुई है वो 30 टाइम से ज्यादा हुई है। आज हमारा सोलर जो है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 94 गीगावाट 94,000 मेगावाट से अधिक है। और अगर हम विंड की बात करें तो विंड में हमारी कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड है वो लगभग 48 गीगावाट, जिसको कि 48,000 मेगावाट हम कहते हैं, उतनी है। इस कैपेसिटी के साथ में रिन्यूएबल के क्षेत्र में अभी हम हैं विश्व में चौथे नंबर पर है। और हम जिस गति से प्रगति कर रहे हैं उस गति से हमारा नंबर है पायदान में हर साल ऊपर होता जा रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, हमारी जो इस साल की ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया रही है और हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों का परिणाम है कि आज है हम लोग टोटल नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस देश में है वो 213 गीगावाट से अधिक हो गई है और जो रिन्यूएबल पावर है वो करीब 205 गीगावाट से अधिक इंस्टॉल्ड हो गई है। अगर इस क्षेत्र में हम निवेश की बात करें तो गांधीनगर में पिछले कुछ समय पहले एक सम्मेलन हुआ था जहां पर निवेशक आए थे और सोलर एनर्जी में 100% एफडीए की घोषणा सरकार ने कर रखी है। तो किस तरीके का रुझान देखते हैं आप इस क्षेत्र में निवेशकों के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बता रखा है कि कॉप में कि भारत है वो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी है वो 2030 तक अचीव करेगा और उसको अचीव करने की दिशा में मंत्रालय है वो बहुत सारे कार्य कर रहा है। और उसी दिशा में एक कार्य था वो आरी इन्वेस्ट का हमने वहां रखा था गांधीनगर में, जहां पर कि हमने है वर्ल्ड ओवर से इन्वेस्टमेंट कंपनीज, द डेवलपर, इंस्टॉलर, मैन्युफैक्चरर्स, उन सबको बुलाया था और वहां पे हमारी रिस्पांस बहुत अच्छी रही और सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट है लगभग 27 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने हमको प्रॉमिस किया कि वो लोग है प्लान कर रहे हैं ताकि हम लोग है ये 500 गीगावाट है वो अचीव कर पाए। आप अगर ये 500 गीगावाट को एक तरह से ऐसे देखें, एक है सप्लाई साइड कि हम किस तरह से 500 गीगावाट है वो इंस्टॉल्ड करेंगे। सप्लाई के बाद में उस सप्लाई को कंज्यूम करने के लिए हमने डिमांड साइड में बहुत सारे कार्य किए हैं और सप्लाई एंड डिमांड जब दोनों है तो उनको जहां से जनरेशन हो रहा है वहां से डिमांड साइड तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो हमने उस ट्रांसमिशन नेटवर्क पे कार्य किया है। और ये तीनों क्षेत्र को पूरा करने के लिए हमको बहुत सारे फंड की जरूरत होती है, तो उसके लिए फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी है। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि इस पूरे सेक्टर को
एक रेगुलेट करने के लिए कि यहाँ पे एक भारत की इमेज अच्छी बने, रेगुलेटरी सपोर्ट है, उसके लिए बहुत सारी है कार्यवाही की गई है। इन 5 पिलर के साथ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 500 गीगावाट अचीव किया जाएगा, तो उसके कारण आज ये सिचुएशन हो रही है कि वर्ल्ड के हर कोने से भारत में इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए लगातार क्वेरी हो रही है और इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो रही है। प्रोफेसर रिहान, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सोलर पैनल बनते हैं उसका कुछ हिस्सा ही भारत बनाता है, बाहर से लाता है, लेकिन जब आपसे बातचीत के क्रम में रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि भारत उस मॉड्यूल को न सिर्फ बनाता है बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों को निर्यात भी कर रहा है। थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ साल पहले तक हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम पैनल बनाने में हम लोग ने अच्छा सेटअप एस्टेब्लिश हुआ है। और अच्छी बात यह कि हमारी इंडस्ट्री ने जो इसमें क्वालिटी भी इंश्योर कर रही है, जिसका प्रूफ ये है कि ना सिर्फ वो घरेलू ज़रूरतों के लिए काम आ रहा है बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तभी होता है जब आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो बस। तो ये काम हुआ है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है और दे आर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ पैनल्स आल्सो। जब सोलर ऊर्जा की चर्चा होती है तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, जो किसी भी तरीके से उनका अब दोहन हो रहा है या वो बहुत सीमित हो गए हैं, भविष्य में खत्म होने वाले हैं, जिस कारण हम ऊर्जा के दूसरे स्रोत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब सोलर पर निर्भरता बढ़ रही है तो किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं और चुनौतियों से पार पाने के लिए किस तरह की रणनीतियों पर काम चल रहा है? देखिए, सोलर की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है कि ये, इसको हम बोलते हैं डे टाइम सोर्स। ये सिर्फ दिन में, क्योंकि जब सनराइज, सूरज उगा तो सोलर, इसमें ये बता दूं मैं आपको एक खास तौर से बात कि जो सोलर जनरेशन, बिजली का जनरेशन का जो सिस्टम है, ये हीट बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी की ज़रूरत है तभी हीट जनरेशन होगा, ये लाइट पर है। तो जैसे सनलाइट मिलेगी जनरेशन शुरू हो जाएगा। वो कम ज़्यादा होगा दिन में, और जब तक सूरज की रोशनी रहेगी ये जनरेशन मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही सूरज डूबेगा, सूर्यास्त जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको सपोर्ट करना होगा। तो अब उसके कई तरीके से उस पर काम हो रहा है। एक तो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। क्या किया हमने कि हमने कहा कि सोलर एनर्जी दिन में जनरेट करेगा, विंड एनर्जी, बहुत बार विंड के जो बेटर टाइम होता है वो रात में होता है, शाम, विंड एनर्जी रात में जनरेट करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। या हमने कहा सोलर का और हाइड्रो का कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम 24 घंटे, इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हुए हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, ये हम कर रहे हैं। दूसरा, इसमें स्टोरेज के ऊपर भी काम हो रहा है, यानी बैटरी स्टोरेज। उस बैटरी में बहुत तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, बहुत केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। तो उसमें भी उम्मीद है कि बड़े ब्रेक थ्रूज आएंगे। और हमारे देश की एक बड़ी खासियत ये कि हमारी जो ग्रिड है, जिसे हम, जो पूरा हमारा बिजली को जनरेशन से लेके लोगों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है, ये दुनिया की सबसे अच्छी ग्रिड में से है। उसकी वजह से हम क्या है कि किसी भी हिस्से में बिजली बनाकर किसी भी हिस्से को पहुंचा सकते हैं। बहुत से हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि सनलाइट अवेलेबल है, कोई एरिया जहाँ सनलाइट नहीं है वहाँ बिजली की ज़रूरत है। तो ये इस तरह से हमारा ये जो ग्रिड के माध्यम से हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। इसमें और भी आप देखोगे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट। तो आप एक सिनेरियो इमेजिन करें कि आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, दिन में आप जो जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही आप पैदा कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा है उससे आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करिए और उसको इस्तेमाल करिए। तो इस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं बहुत। ललित सर, आपने अभी एक लक्ष्य की बात की, 2030 के लक्ष्य की। ग्लासगो में जो जलवायु सम्मेलन हुआ था वहां प्रधानमंत्री ने 2070 का एक लक्ष्य दिया कि भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। आपकी नजर में वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो की रोल प्ले कर सकते हैं प्रधानमंत्री और भारत के इस सपने को साकार करने में? देखिए, ये जो हमारा टोटल अगर एनर्जी बास्केट की बात करें तो उस एनर्जी बास्केट में इलेक्ट्रिसिटी एक सेक्टर है। और एनर्जी ट्रांजिशन का जब बात होती है तो एनर्जी ट्रांजिशन में जो रहता है कि हम जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी है, व्हीकल्स में डीजल पेट्रोल यूज होता है या आप गैस यूज करते हैं, हम जितने भी ये सेक्टर है उन सेक्टर को जहां तक हो सके इलेक्ट्रिक सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक सेक्टर को हम रिन्यूएबल से कन्वर्ट करके और वहां पे हम उस सेक्टर का ट्रांजिशन करते हैं। और जो सेक्टर नहीं हो पाता है उसको हम हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं। और उन सेक्टर के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका ऐलान किया था। और वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसका पर्पज यही है, ग्रीन हाइड्रोजन को हम फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहते हैं, उसके थ्रू है हार्ड टू अबेट सेक्टर जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, एविएशन है, शिपिंग लाइंस है, रिफाइनरीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है,
इन इंडस्ट्रीज को ग्रीन करने के लिए, इन इंडस्ट्रीज को एनर्जी ट्रांजिशन में लाने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पे काम होता है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू हम हार्ड टू अबर्ट सेक्टर करते हैं। फिर एक सेक्टर आता है जो कि इंडस्ट्री सेक्टर होता है। इंडस्ट्रीज है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तो इंडस्ट्री सेक्टर्स को एनकरेज करने के लिए भी सरकार ने बहुत सारा प्रयास किया है, जिसमें कि ग्रीन ओपन एक्सेस लाए गए हैं, कैप्टिव प्लांट्स में उनको फायदा दिया गया है, और हम लोग हैं उनको ISTS वेवर जो अभी तक 2025 जून तक दिया गया है उसके थ्रू हम एनकरेज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जिसके थ्रू हम इंडस्ट्री को करते हैं। PM कुसुम स्कीम लाई गई है। PM कुसुम स्कीम है जिसके थ्रू हम लोग है एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम सोलराइज कर रहे हैं। चाहे उसमें जहां पे डीजल पंप की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सोलर पंप्स के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं। जहां पर की पंप है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहे हैं, वहां पे हम उस सब स्टेशन को सोलराइज कर रहे हैं। तो इस तरह की गतिविधि करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में अनाउंस किया था, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, उसके थ्रू हम ये विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी योजना है और इसमें हम लोग है 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और 1 करोड़ हाउस होल्ड जब 3 साल में सोलराइज हो जाएंगे तो आप सोचिए ये जो सोलर है वो एक मास मूवमेंट बन जाएगा। तो हम लोग अलग अलग सेक्टर को लेकर के और उसके लिए स्पेसिफिक है कार्य कर रहे हैं। सर, जैसा आपने कहा कि PM कुसुम योजना चल रही है, सूर्य घर योजना है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर की भी बातचीत चल रही है। इन योजनाओं में निजी क्षेत्र को कैसे जोड़ा जा रहा है ताकि इसका जो ऑपरेशन है वो स्मूथ बना रहे? हमारा जितना भी अभी तक का रिन्यूएबल हुआ है उसमें प्राइवेट सेक्टर का लगातार इन्वॉल्वमेंट रहा है। सरकार ने है फैसिलिटेटर का रोल किया है, उनके हिसाब से हमने है जो पॉलिसीज बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि वो है निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को है एनकरेज करे। तो उसको देखते हुए अभी तक है जो हमने 205 गीगावाट से अधिक का रिन्यूएबल किया है, इसमें अधिकतर है वो प्राइवेट सेक्टर से आया है। जहां तक कि इन अलग अलग स्कीम्स की बात की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि PM कुसुम है उसके अंदर जो सोलर पंप है वो पंप मैन्युफैक्चर है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो रहा है, गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही है। जो ग्रिड सोलराइजेशन है उसमें स्मॉल स्केल्स पे जो भी इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करते हैं और वो उस ग्रिड को सोलराइज कर रहे हैं। हमने है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा कि आपने कहा था 100% कर रखा है। जो हमारा बिडिंग मैकेनिज्म है, स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन सरकार ने बनाई है, बिडिंग मैकेनिज्म हमने एकदम ट्रांसपेरेंट कर रखा है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है। उसके अलावा हमने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया है जो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनके थ्रू होता है। उसके अलावा लेट पेमेंट सरचार्ज का रूल है वो भी लाया गया है ताकि डेवलपर्स के पेमेंट है वो इन टाइम मिलते रहें। इन सब के कारण एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमारे को प्रॉब्लम नहीं होती है और उसी का असर है कि आज हम लोग है इतना इन्वेस्टमेंट और इतना ग्रोथ है वो इंडिया में देख पा रहे हैं। एक बहुत व्यवहारिक सवाल प्रोफेसर रिहान, उन इलाकों में जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, अगर हम मेघालय की बात करें, जो बारिश वहां पर 365 दिन में ज्यादातर समय होती है, क्या वहां कुछ विशेष व्यवस्था की जा रही है या ऐसी जगहों पर सोलर एनर्जी बहुत मुश्किल है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि इसमें एक आम ख्याल ऐसा है कि लोगों को लगता है कि गर्मी से इसका यानी मई जून में ही अच्छा जनरेशन होगा। ये तो मैंने आपको बताया कि इसको आपको लाइट की ज़रूरत है, सनलाइट इज़ सफिशिएंट। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ बिल्कुल हर वक्त बारिश हो रही है, बहुत कम टाइम सूरज निकलता है, तो वो एक चैलेंज है। वहाँ पे आपको दूसरे यानी जैसे ग्रिड का तरीका है वही यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे ही प्रॉब्लम है। सौर ऊर्जा का क्षेत्र भारत में बहुत बढ़ता जा रहा है और 2023 के आंकड़े कहते हैं कि इसमें नौकरियां बहुत बड़ी तादाद में सृजित हुई हैं। अगर आप कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, इसमें क्या है कि ये इसके ऊपर बहुत से रिसर्च भी हैं, पेपर भी आए हैं, स्टडीज़ हैं कि जितने लोग आपको 1 मेगावाट के थर्मल प्लांट में चाहिए था, 1 मेगावाट का सोलर होगा तो उससे ज़्यादा लोग चाहिए उसमें। दूसरे क्या है कि आप इसकी एक और खासियत है कि ये एक जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स है, यानी थर्मल प्लांट तो कहीं लगते थे, बड़े बड़े प्लांट्स लगते थे, सोलर प्लांट बड़े भी लग रहे हैं और छोटे भी लग रहे हैं, आपके घर पर भी लग सकता है, आपके ऑफिस पर भी लग सकता है। तो इससे क्या है कि ये ऑप्शन दे रहा है आपको, नौकरियां ना सिर्फ कुछ जगहों पर होंगी बल्कि आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते। तो इस वजह से इसमें बहुत रोजगार के बड़े अवसर हैं। ये बात हर जगह पे हाईलाइट हुई है, हर स्टडी में, और चाहे वो मिनिस्ट्री हो या हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोगों की कोशिश है कि इसको हम पूरा करें।
जैसे एक स्कीम मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक मिनिस्ट्री की ट्रेनिंग स्कीम है सूर्य मित्र, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ही कराता है। 3 महीने का प्रोग्राम है, जिसमें से 2.5 महीना कैंडिडेट्स को सोलर कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। देश भर में सेंटर्स हैं। आखिरी के 15 दिन उनको ट्रेनिंग करनी होती है वर्किंग प्लांट के ऊपर, और कैंडिडेट से कोई फीस इसमें नहीं चार्ज की जाती। तो ये सूर्य मित्र प्रोग्राम है, और आजकल भी इसके 100 से ऊपर बैचेस चल रहे हैं पूरे देश में। हमारी वेबसाइट पर इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो ये जैसे इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए चलाया गया। इस तरह के बहुत से सारे स्कीम चल रहे हैं, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, ये देखते हुए कि हमें लोग चाहिए जो ये प्लांट्स लगा सकें, जो इन्हें मैनेज कर सकें, इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक संगठन बना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, उसमें भारत की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं और उससे कितना लाभ भारत ले पा रहा है? देखिए, ये एक और बहुत, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही इनोवेटिव और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हमारी लीडरशिप के रहे हैं। ये आईएसए भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ऐसा ही एक आइडिया है, जिसके तहत जो हमारी लर्निंग्स हैं सोलर के ऊपर, जो हमने काम किया, उसको हम दूसरे देशों से साझा कर रहे हैं, और हमने उसमें लीड लिया। हमने इनिशिएट किया कि हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। तो हमारी इस क्षेत्र में हमारी लीडरशिप उससे बनी है। और अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली हुई थी। 100 से ऊपर मेंबर्स अब उसके हैं, और हम उन देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, या उनके साथ अपनी लर्निंग्स साझा कर रहे हैं, या उनकी कुछ लर्निंग्स हैं वो हम उनसे भी सीख रहे हैं। छोटे छोटे 2 सवाल हैं प्रोफेसर रिहान। एक सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है जिनके छतों पर सोलर पैनल लगा है, कि इसका डिस्पोजेबल कैसे होगा? देखिए, सोलर पैनल का डिस्पोजल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सोलर पैनल एक ड्यूरेबल कंपोनेंट है। मैं अगर ये कहूँ कि बहुत सारे कंपोनेंट से ज़्यादा इसकी लाइफ है। इसका प्रूफ ये है कि 25 साल तो कमर्शियली अवेलेबल पैनल्स की वारंटी मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं। लेकिन ये ठीक है, अगर 30 है, 35 साल है, जो भी है, तो रीयूज रिसाइकिल इसका होना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे काम हो रहा है, ना सिर्फ के रिसर्च के लेवल पर बल्कि पॉलिसी लेवल पर भी। कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, उनकी लर्निंग्स भी कंसिडर की जा रही हैं, और उनकी बेसिस पर मैं समझता हूं कि इसका एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम आएगा, हमारे देश में बनकर आएगा। एक मिथ है या सच्चाई है, बहुत सारे लोग गांव में जो शायद थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और जानकारी नहीं है, उन्हें लगता है कि जैसे मोबाइल टावर घर के पास लगाने से उसके रेडिएशन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इन सोलर पैनल से भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऐसी विकिरण निकलती है, रेडिएशन निकलता है जो हार्म करता है। आपसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं, इस तरह की कोई भी स्टडी, कोई भी रिसर्च, कोई भी एनालिसिस इस तरफ इशारा नहीं करता कि इसका कोई भी ऐसा इफेक्ट है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। तो ये बिल्कुल मिथ है। ये इस तरह का कोई स्टडी या कोई भी एनालिसिस इसकी तरफ नहीं इशारा करता है कि ऐसा कोई भी चीज़ इसमें है। क्योंकि आप इसमें सिंपल आप क्या कर रहे हैं कि सनलाइट सोलर पैनल के ऊपर गिरती है, वो उसको बिजली में बदल देता है, अपना रेडिएशन कोई नहीं है उसमें। ललित सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर काम हो रहा है, तो राज्यों की क्या स्थिति है? राजस्थान और गुजरात माने जाते हैं कि टॉप 2 प्लेयर्स हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। इनकी क्या स्थिति, और इनके अलावा वो कौन से राज्य हैं जो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि राज्यों की बात है, मैं ये कहूँगा कि राज्यों का लगातार इसमें सहयोग रहा है। क्योंकि सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स है, उनमें लैंड एक बड़ा इशू होता है, तो इसलिए जो लैंड है वहाँ पे राजस्थान, गुजरात में थोड़ा आसानी से मिलता है। उसके अलावा वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट विंड के केस में ये बहुत जरूरी होता है कि वहाँ पे विंड स्पीड कितनी है, और विंड स्पीड के साथ साथ क्वालिटी ऑफ विंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो चीजें देखते हुए जो विंड पोटेंशियल है वो मुख्यतः है 8 या 9 स्टेट्स में है जहां पर कि विंड का डेवलपमेंट हो रहा है। जब सोलर की बात आती है तो सोलर में इंसोलेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंसोलेशन चूंकि राजस्थान और गुजरात में ज्यादा है और कर्नाटका में भी ज्यादा है, महाराष्ट्र में भी है, तो इन राज्यों में है, यहाँ पर भी लगातार है सोलर का डेवलपमेंट हो रहा है। परंतु इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि इन राज्यों में प्लांट लग रहे हैं, बट इन प्लांट से जो बिजली का कंजम्पशन हो रहा है वो अलग अलग राज्य कर रहे हैं। तो इसलिए इस जर्नी में सारे राज्य मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बिड करती है, बट उसके बाद में इस बिड का फाइनल कंजम्पशन है वो अलग अलग डिस्कॉम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी होती है अलग अलग राज्यों। तो इसलिए इसमें है पूरा एक साथ होता है। जहां तक की बात करें हम डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर के केस में अगर हम आते हैं तो उसमें है हमारा पीएम कुसुम स्कीम।
पीएम कुसुम स्कीम है वो ज्यादातर राज्यों में जा रही है, जहां जहां पर भी डीजल पंप है किसानों के वहां पे है। कुसुम बी स्कीम जा रही है उसको सोलराइज करने के लिए। परंतु कुछ राज्य है जिन्होंने की अपना पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है टू लार्ज एक्सटेंट, तो उन राज्यों में है कुसुम सी स्कीम के थ्रू है फीडर सोलराइजेशन हो रहा है। तो राज्यों के सहयोग के साथ ही ये पूरे कारवा आगे बढ़ रहा है, बिकॉज लैंड है वो राज्य दे रहा है और राज्य उनको फैसिलिटेट कर रहा है और केंद्र सरकार है पॉलिसी बना करके और उसको आगे बढ़ा रही है। जब भी हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें मौसम बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार किस तरीके के उपाय कर रही है? देखिए, हर जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो मौसम का फोरकास्ट है वो जहां जहां प्लांट लगे हुए होते हैं वहां वहां पे आप जो भी एजेंसी होती है वो वेदर फोरकास्ट की डिटेल को लेकर के और उनके पास में अच्छी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो प्रेडिक्ट करके ये बताते हैं कि इस पीरियड में मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे पाऊंगा। और उन सॉफ्टवेयरों की लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और उसी का असर है कि हम लोग है वेदर फोरकास्ट को देखते हुए और आगे अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम को चला पा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों को ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा भारत एक ऐसी जगह पे है जहां पर कि हमारा सोलर इंसोलेशंस है वो वर्ल्ड के बहुत अच्छे और बेस्ट सोलर इंसोलेशंस में है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे है 300 दिनों से ज्यादा दिन हमको ब्राइट सोलर मिलता है। अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें और थोड़ा सा हम ईस्ट कोस्ट में भी जाएं तो वहां पे हमको विंड स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। तो हमारे पास में वो दोनों ही चीजों का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और उसी के थ्रू होता है कि वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू हम लोग है ये पता लगाते हैं कि आने वाले 24 घंटों में वेदर का क्या फोरकास्ट रहेगा और उसी के बेसिस पे ये बताया जाता है कि कितनी बिजली है कहाँ जा पाएगी। दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल थोड़ा सा व्यवहारिक है और जहन में आ रहा है कि महाकुंभ का आयोजन होने वाला है जनवरी में। इस तरीके के जो आयोजन होते हैं क्या उसमें भी नवीकरणीय ऊर्जा के तहत बिजली की सप्लाई की सरकार कोई रूपरेखा बनाती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो ऐसे कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो एक तो ये है कि हमारा, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आज के समय में देश में करीब 24% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो रही है। इसका मतलब ये है कि एवरेज जो भी व्यक्ति बिजली यूज कर रहा है वो 24% है वो रिन्यूएबल यूज कर रहा है और इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और जब ऐसे प्रोग्राम्स हो जाते हैं जहां पर कि बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उस समय है उन प्रोग्रामों को फर्दर करने के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के थ्रू या उसके इक्विवेलेंट कुछ करके और हम वहां पे ग्रीन एनर्जी देने का प्रयास करते हैं। कुंभ के केस में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है जो कि पब्लिक से जुड़ी हुई है, जहां पे हमको 1 करोड़ हाउस होल्ड को करके एक पब्लिक मूवमेंट बनाना है, तो वहां पे कुंभ एक बहुत बढ़िया जगह है जहां पर कि हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रिन्यूएबल के थ्रू जोड़ पाए। अंत में, निकट भविष्य में भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और किस तरह की योजना आने की संभावना है जिससे कि हम 2030 के 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? आज के समय में हमारे जो स्कीम्स है, जैसा कि आपने बोला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की हमारी स्कीम चल रही है। हम लोग जल्दी ही है हमने ऑफशोर विंड पे काम करना शुरू कर दिया है। तो मे बी बाय 2030 वी विल बी एबल टू, हम लोग देख पाएंगे कि ऑफशोर विंड का कोई प्रोजेक्ट है वो लग पाएगा। बिकॉज जैसे जैसे ये कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा थोड़ा लैंड का अवेलेबिलिटी कम होगा, तो उस केस में हमको जो प्रोजेक्ट्स है अगर हम सी में लगा सकते हैं वो हम लगाएंगे। वर्ल्ड में कुछ कंट्रियों ने इस पे काम शुरू किया हुआ है, हम भी उसमें जा रहे हैं। उसके अलावा है हम लोग फ्लोटिंग सोलर में काम बढ़ा रहे हैं ताकि फ्लोटिंग सोलर है वो लग पाए जहां जहां हमारे पास में वाटर बॉडीज है। उसके अलावा हम लोग एक नए तरह का बिडिंग सिस्टम्स लाए हैं, जैसे कि फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो एग्रीगेटर है वो सोलर, विंड और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन को लेकर के और एक फर्म पावर देता है, उसमें जो रिन्यूएबल की वेरिएबिलिटी होती है उसको खत्म कर दी जाती है। तो ऐसे जो जो नई नई चीजें होती है उसमें हम लगातार काम करते हैं ताकि हम लोग है इसको आगे बढ़ा पाए। आकाशवाणी से इस विशेष बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की विकास और संभावनाओं पर परिचर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रिहान और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव ललित बोहरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।